Hello everyone, welcome my rising stars. Class, today we are going to study something so small that you cannot see it with your naked eyes. हमको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. But without it, you wouldn't even be able to blink, laugh or ask for something. Yes, I'm talking about the cell. जो प्लांट के अंदर भी है, एनिमल के अंदर भी है और ह्यूमन के अंदर भी है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी एक बिग सिटी है और उसमें जो सेल्स है ना, वो टिनी वर्कर्स हैं जो इन सारी जॉब्स को कर रही हैं. यदि वो सेल स्ट्राइक पर चले गई तो आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो हम कह सकते हैं नो सेल नो लाइफ. और आप सपोज कीजिए कि आपकी जो बॉडी है वो स्कूल है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं कि इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? हु इज द प्रिंसिपल, ब्रेन या सेल? कमेंट में बताना और इसका आंसर इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा. एक्चुअली जो भी हमारा बॉडी का पार्ट है, एवरी पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल बिकॉज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मैम अभी हमको क्लियर नहीं हुआ होगा, डोंट वरी, ये बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे. हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. ओके, ये जो सेल है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वुडन में भी मिलती है, जो वुडन डेस्क आप देखते हो ना, उसमें भी सेल रहती है. इट इज सो स्मॉल बट ये पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है. ओके, व्हाट इज इट मैम? मतलब पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है? यस, ये पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है, जिसको हम सेल बोलते हैं. बट वेट, ये कोई मोबाइल फोन की सेल नहीं, कोई जेल की सेल नहीं, ये साइंस वाला सेल है. अब सपोज करना, जो जो मैं बताऊं ना उसको समझना, थिंक करना. जैसे मैं कंपैरिजन करूंगी ना, उससे आपका ये चैप्टर बहुत इजी बन जाएगा. सपोज आपकी बॉडी क्या है? स्कूल है. अब मैंने बताया था कि इसका प्रिंसिपल कौन है, बताओ इसका प्रिंसिपल कौन है? ब्रेन. और जो हमारा हार्ट है वो क्या हो गया? इसका टीचर हो गया. जो हमारा स्टमक है वो हो गया कैंटीन वाले अंकल. ओके, हैंड्स जो है जिनसे हम काम करते हैं वो हो गए वर्कर्स. और जिनसे हम चलते हैं लेग्स, आप अपने घर से स्कूल कैसे जाते हो? बस से जाते हो, तो हमारे जो लेग है वो क्या हो गए? स्कूल बस. एक्चुअली द होल स्कूल इज मेड अप ऑफ टिनी रूम्स. आप स्कूल में जाते हो, आपकी क्लास कौन सी है? क्लास 9th है, 9th बी, 9th सी. और वो किससे बनी है? उसमें रूम है, कितना स्पेस है. ओके, वो छोटे छोटे जो रूम्स है उन्हीं को इसमें क्या बोला गया है? सेल बोला गया है. विदाउट सेल, विदाउट रूम, स्कूल कैन नॉट एग्जिस्ट. ऐसे ही बिना सेल के हमारी बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. लेकिन ये सेल कैसे आई, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ आज जैसी नहीं थी. ना इस पर कोई ह्यूमंस थे, ना ट्रीज, ना एनिमल्स, ना बर्ड्स. लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं करती थी. सिर्फ वोल्केनोज, पॉइजन गैसेस, लाइटनिंग और बॉइलिंग वाटर. लेकिन इसी डेंजरस प्लेनेट पर लाइफ का फर्स्ट स्पार्क जनरेट हुआ. साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लाइफ की बिगिनिंग पानी में हुई, स्पेशली हॉट वाटर पूल्स और हॉट स्प्रिंग में. इसका एग्जाम्पल भी हम आगे वीडियो में देखेंगे. चलिए अब चलते हैं. ये जो हमारी अर्थ आग का गोला थी वो धीरे धीरे ठंडी होती है और धीरे धीरे ठंडी होकर कैसे ये लाइफ एग्जिस्ट करती है वो भी हम डिटेल में समझेंगे. ओके, सेल, मैम इनको कौन लाया? देखो सेल कौन लाए थे? सेल लाए थे 1665 में रॉबर्ट हुके. उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की और उन्होंने उन्हीं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसा कुछ पेड़ की जो बार्क होता है, कॉर्क होती है, उसमें देखा माइक्रोस्कोप से. तो उन्होंने फील किया इसमें छोटे छोटे रूम्स बने हैं और इन्हीं छोटे छोटे रूम्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया. तो रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल का. ओके, हम इसको आगे डिटेल में और समझेंगे. लेकिन इससे पहले हम चैप्टर में देख लेते हैं कि क्या क्या कवर करने वाले हैं. जैसे मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाती हूं तो उसमें पहले टॉपिक्स बताती हूं कि हम ये टॉपिक कवर करेंगे, तो आपका हाफ काम, 50% काम वहां पर हो जाता है, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाता है कि हम ये कवर करने वाले हैं. फर्स्ट सेल. ओके, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका सेल. ओके, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम समझेंगे सेल क्या है.
इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और इसकी डिस्कवरी किसने की। फिर हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें तो हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन देम। फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अब यदि हम बात करें तो ये क्या है, मे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, डोंट वरी, हम इसको लेक्चर में समझेंगे। फिर हम बात करेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। ओके, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, क्या ये एनिमल में भी पाई जाती है, ह्यूमन में भी पाई जाती है, ये सिर्फ प्लांट में होती है, ये मुझे कमेंट में बताना। न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्मा, डेफिनेशन, रोल इन सेल एक्टिविटीज, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। सेल ऑर्गेनल्स, ईआर क्या होता है, रफ ईआर, स्मूथ ईआर, इसके फंक्शंस। गोल्गी एपरेटस क्या है, और लाइजोसोम्स, माइक्रोंडिया, प्लासिड्स, वैक्यूल्स, और हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपैरिजन को भी डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स के लिए अलग लेक्चर लेकर आएंगे। ये देखो, जो ये पूरा लेक्चर है ना, 3 पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में आता है टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में फिर जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे, और जो थर्ड लेक्चर आपका आएगा वो न्यूमेरिकल्स के लिए आएगा। ओके, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिवीजंस, ये भी हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे। सेल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बनी। उस टाइम अर्थ एक अलग और एक आग का गोला थी, बहुत ज्यादा हीट, वोल्केनोज, पॉइजन गैसेस, लाइटनिंग, स्ट्रॉम्स, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई प्लांट्स, और ना कोई ओशियन थे। मतलब अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल थी। फिर अर्थ धीरे धीरे कूल हुई, लाखों करोड़ों सालों तक अर्थ ठंडी होती गई। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बनने लगा। कैसे? उस हीट की वजह से वाटर वेपर बनने लगा, और फिर बारिश, रेन शुरू हुई, और उस जो बारिश हुई थी वो बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक होती रही। उससे क्या रिजल्ट बना? रिजल्ट बने ओशियंस। अब अर्थ लाइफ के लिए थोड़ी सूटेबल होने लगी। अब ओशियंस में केमिकल जो रिएक्शंस बनने लगे, समुद्र के पानी में बहुत केमिकल्स थे, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, और वो लाइटनिंग और हीट और गैसेस, इनके रिएक्शंस करवा रहे थे। साइंटिस्ट कहते हैं ये ओशियन एक केमिकल सूप जैसे बन गए थे। पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, धीरे धीरे सिंपल केमिकल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने लगे। प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये लाइफ के बिल्डिंग मटेरियल थे। ओके, फिर पहली सेल जैसी स्ट्रक्चर बनी। सेल नहीं थी, उसकी जैसी बनी। कुछ मॉलिक्यूल्स ने कवरिंग बना ली, उन्हीं को हमने क्या बोला, सेल जैसी स्ट्रक्चर बनी। अंदर केमिकल सेफ हो गए, अब वो एनर्जी यूज कर सकते थे, कॉपी बनाने लगे, रिएक्शंस करने लगे। यही थी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। बहुत सिंपल थी, ना न्यूक्लियस प्रॉपरली था, ना ऑर्गन्स थे, ऑर्गेनल्स जिसे बोलते हैं, और बस एक टिनी लिविंग स्ट्रक्चर जैसा था, जिसको हमने फर्स्ट सेल बोला। सबसे पहले कौन सी लाइफ आई? प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया। यही अर्थ की फर्स्ट लाइफ मानी जाती है। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुई, करोड़ों सालों में सिंपल सेल्स कॉम्प्लेक्स सेल्स बने। फिर उसके बाद अलगी, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ह्यूमंस सब आए। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अर्थ जो आग का गोला थी वो कूल हुई, कूलिंग से जब कूल हो रही थी तो वाटर वेपर बनने लगे, वाटर वेपर बने तो बारिश आई, बारिश से, रेन से ओशियंस बने, ओशियंस में केमिकल रिएक्शंस होने लगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक सिंपल फर्स्ट सेल आई, और फिर लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। लेकिन ये जो सेल थी एकदम से डाउनलोड नहीं हुई। हम बोल सकते हैं ना, देखो प्रोसेस था, ये बताने में जितना इजी है उतने ही उनको करोड़ों सालों लाख लग गए। नेचर ने करोड़ों साल एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर फर्स्ट सेल एग्जिस्टेंस में आई। तुम और मैं सब एक टिनी सेल की सक्सेस स्टोरी है, जो इतने सालों बाद अर्थ ने एक्सपेरिमेंट किया। पहले वोल्केनोस थे, लाइटनिंग थी, उसके बाद रेन हुई, उसके बाद ओशियंस बने, और तब वहां से छोटी छोटी स्टार्टिंग हुई लाइफ की। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो लाइफ है ये कैसे आई। देखिए, यदि हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो ये वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है कि लाइफ वाटर में ओरिजिनेट हुई थी।
है ना। लेकिन कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लाइफ स्मॉल वाटर पूल्स में स्टार्ट हुई, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कंटिन्यूअस चेंज होती रही, डीप ओशंस की वजह से वो सेलो हॉट वाटर पूल्स में अपनी अर्ली लाइफ को सपोर्टेड किया जाता है। कैसे, मतलब मैं क्या बोल रही हूं कि साइंटिस्ट क्या मानते थे कि जो छोटे छोटे हॉट वाटर पूल्स है ना, उसमें लाइफ ने अपना सपोर्ट दिया था, या वहां पर लाइफ आई थी, बल्कि डीप ओशंस में नहीं आई थी। ओके, जैसे कि लद्दाख की पूगा वैली आप सब जानते होंगे, लद्दाख की पूगा वैली, वहां पर ये हॉट स्प्रिंग है। तो बोला जाता है, साइंटिस्ट बोलते हैं फर्स्ट सेल यहीं पर बनी थी, पूगा वैली लद्दाख में है। ये आज भी फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग के लिए। पूगा वैली का जो हॉट स्प्रिंग है, वहां का जो वाटर होता है ना, ऑलमोस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर पर होता है, इवन कोल्ड क्लाइमेट में भी। और साइंटिस्ट को लगता है कि अर्ली अर्थ भी कुछ ऐसी जैसी थी। समझ में आया कैसी थी? पूगा वैली का जो हॉट स्प्रिंग है इंडिया के लद्दाख में, पूगा वैली का जो हॉट स्प्रिंग है, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो हमारी पहली अर्थ थी वो भी इसी टाइप की होगी। उसके बाद आता है, हम छोटी छोटी टर्म्स को समझ लेते हैं, थर्मोफाइल्स। ये थर्मोफाइल क्या होता है? यदि मैं थर्मोफाइल्स का एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊं तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे पूगा वैली का हॉट स्प्रिंग था, उसमें सरवाइव कर जाते हैं, जैसे जिसको हम हीट लविंग बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं थर्मोफाइल्स। आज भी उन हॉट स्प्रिंग में ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया, जिन्हें थर्मोफाइल्स बोलते हैं। वर्ड समझो, थर्मो मीन्स हीट, फाइल मीन्स लविंग, हीट लविंग ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब सिर्फ वन सेल वाले। क्या? वन सेल वाले। ओके, एक सिंगल सेल और पूरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है। सोच के देखिए। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा थर्मोफाइल्स क्या है। ओके, द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वो हाई टेम्परेचर भी, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और वेरी प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म करते हैं। हीट लविंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग्स। आई होप थर्मोफाइल्स क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट सेल थी वो कैसे बनी। ओके, लखनऊ की जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट रिसर्च ने ऑब्जर्व किया, मतलब उनके साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि हॉट स्प्रिंग के अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट बहुत रैपिडली फॉर्म होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत रैपिडली फॉर्म होते हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये डिपॉजिट्स हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्शन देते हैं और धीरे धीरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। और वही जो कवरिंग बनी थी उसी को फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आया? जो साहनी थे, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उनके अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट बहुत रैपिडली फॉर्म होते हैं। और वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं ना, सेल को उस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, उनके ऊपर क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं, जिसे हम फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ओके, दो पार्ट हमारे क्लियर हुए। लाइफ की रियल बिगिनिंग तब हुई जब मॉलिक्यूल्स ने अपनी प्रोटेक्शन बनाना स्टार्ट किया, जैसे पूगा वैली के आसपास मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं, सेल के ऊपर एक कवरिंग बना देते हैं, जिससे वो प्रोटेक्ट होते हैं हार्मफुल रेडिएशन से। ओके, अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्यों इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन से और इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन से। तो दीज डिपॉजिट्स में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम, क्या? अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। सेकंड, हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन लेटर बिकेम द सेल मेम्ब्रेन व्हिच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ द सेल। ओके, इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गए होंगे। सेल जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल रूम की तरह ये दिखाई देते हैं, जिसको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ओके, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है। देखो, छोटे छोटे जो टर्म्स है ना, उनको पहले ही समझ लो, जिससे आपको पूरा लेक्चर समझना इजी हो जाएगा। माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है? माइक्रोस्कोप जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको दिखाने का काम करता है। इसमें कन्वेक्स लेंस होता है, लाइट रेज होती है, वो क्या करती है, वो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा ऑब्जेक्ट बना देती है। अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व टिनी ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस इज लाइट रेज, माइक्रोस्कोप enlarges the image of small object.
A microscope is an instrument used to observe very small object that cannot be seen with naked eye. जैसे कि सेल्स को हम naked eye से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब ये किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, ये भी बात आती है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, हु डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप? देखो, जेनसेन, जेसरियस जेनसेन, याद रखना 1590s में जेशेरियस जेनसेन ने, ये डच स्पेक्टेकल मेकर थे, इन्होंने इन्वेंट किया। इन्होंने क्या? फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजिंग मल्टीपल कन्वेक्स लेंसेज, इन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। यदि आता है कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया, तो आप इजीली बोल सकते हो जेशरियस जेनसेन ने क्या किया था? डिस्कवर। लेकिन यदि बात की जाए कि जो सेल देखी थी वो किसने देखी थी और वो माइक्रोस्कोप किसने बनाया, देखो, यदि हम बात करें कुछ साइंटिस्ट की, तो यहां पर आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जेशरियस जेनसेन, उन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया कॉर्क सेल्स, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और ल्यू वेन होक ने, एंटोन वेन होक ने, इन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मतलब सेल तो रॉबर्ट हुक ने भी किया था, तो ल्यू वेन होक ने भी सेल किया है, इनमें भी डिफरेंस है। एक डेड सेल जो रॉबर्ट हुक डिस्कवर करता है, ल्यू वेन होक लिविंग सेल, इसको हम डिटेल में समझेंगे अपने इसी लेक्चर में आगे। ओके, बने रहिएगा। हमको इसकी माइक्रोस्कोप की क्यों जरूरत पड़ी? जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है, लिमिटेड रिजॉल्विंग पावर ह्यूमन आई में दे देता है, सो जो छोटे छोटे ऑब्जर्व, जो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको क्लियरली देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू इनलार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। फंक्शंस माइक्रोस्कोप के: मैग्नीफाइज टिनी ऑब्जेक्ट, हेल्प्स ऑब्जर्व सेल, गिविंग क्लियर इमेज, और बायोलॉजी और मेडिकल साइंस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया 1665 में। रॉबर्ट हुक यूज्ड अ माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, टिनी टिनी कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे, जिसका नाम सेल रखा गया। लेकिन इस माइक्रोस्कोप के ना तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक मैग्निफिकेशन आता है, एक आपका आता है रेजोल्यूशन, एक होता है कॉन्ट्रास्ट। जो मैग्निफिकेशन होता है वो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा साइज, मतलब 10 टाइम्स बड़ा करके हमको दिखाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, द एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज एन ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स 10 टाइम लार्जर। ओके, रेजोल्यूशन क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट क्लोज होते हैं तो उनको अलग करके क्लियरली दिखाता है, रेजोल्यूशन। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंस टू नियर बाय ऑब्जेक्ट सेपरेटली। ओके, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में जो ब्राइटनेस होती है उसको कॉन्ट्रास्ट करता है, मतलब ये इमेज को क्लियर करता है। कॉन्ट्रास्ट हेल्प अस सीन एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाई कॉन्ट्रास्ट होगा तो हम क्लियरली विजिबल देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और लो कॉन्ट्रास्ट होगा तो अनक्लियर, वो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ओके, आई होप आपको इन तीनों का वर्ड समझ में आ गया होगा, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट। जो इसके डिफरेंसेस हैं आप उनको भी पढ़ सकते हो। मैग्निफिकेशन क्या क्या करता है, रेजोल्यूशन क्या क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट क्या क्या करता है, आपको समझ में आना चाहिए। एबिलिटी टू मतलब किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा बना देता है, इमेज को बड़ा बना देता है, साइज बढ़ा देता है, साइज पर फोकस करता है। हाई वैल्यू मीन लार्ज इमेजेस, एग्जांपल ऑब्जेक्ट अपीयर्स 10 टाइम्स बिगर और यूज्ड फॉर इनलार्ज टिनी ऑब्जेक्ट। वो ये जो एक लाइन में समझाया है मैंने, रेजोल्यूशन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू नियर बाय ऑब्जेक्ट सेपरेटली, मतलब इमेजेस को क्लियर करना, क्लियरिटी बढ़ाना, शार्पनेस बढ़ाना, क्लियर डिटेल इमेज के बारे में देना, टू क्लोज डॉट्स को सेपरेटली दिखाना। ओके, दो पास पास में तो हमको क्लियरली नहीं दिखेगा, इसलिए उनको अलग अलग करके दिखाना। और डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड। ओके, अब हम चलते हैं और आते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप पर। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो हम सेल्स देखते हैं वो हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस का यूज किया जाता है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मल्टीपल लेंसेज का यूज किया जाता है, जो जेसरियस ने डिस्कवर किया था। ओके, ऑब्जर्व सेल्स के लिए। अब आती है सेल क्या होती है। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब a cell is the smallest part of a living organism that can grow, that can live, that can perform life activities। मतलब ये जो डेफिनेशन है रटने वाली नहीं है, इसको हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। सबसे पहले आती है बेसिक यूनिट का मतलब सबसे छोटी लिविंग यूनिट। मतलब जब आप बिल्डिंग बनाते हो या बनती हुई देखते हो तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मतलब जो सबसे छोटी चीज से वो बनती है, वो होती है ब्रिक्स, ईंटें। ऐसे ही हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट चीज चाहिए होती है, मटेरियल चाहिए होता है, यूनिट चाहिए होती है, वो होती है सेल। तो बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक हो गई और बॉडी की स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट सेल हो गई। ऐसे ही बिल्डिंग में छोटे छोटे रूम्स होते हैं, है ना, वो भी हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे रूम्स हैं जिनको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, वो भी सेल से बने होते हैं। अब आता है स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना। जैसे लाखों ब्रिक्स मिलकर बिल्डिंग बनाती हैं, एक ब्रिक से तो नहीं बन सकती, लाखों ब्रिक्स, मतलब पहले क्या हुआ, एक रूम बना। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट वाला पोर्शन बना, एक रूम, हार्ट को रूम बोल लो, वो ईंटों से बना, ये किससे बनेगा? सेल से बनेगा। ऐसे ही जब सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? आगे जाके पूरी बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे। तो जैसे लाखों ब्रिक्स मिलकर बिल्डिंग्स बनाती हैं, वैसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तुम्हारा स्किन, तुम्हारी आईज, ब्रेन, ब्लड सब सेल से बने हैं। तुम लिटरली वॉकिंग जब टॉकिंग करते हो तो सेल से हो, आप सेल हो, आप ये बोल सकते हो आप सेल हो। अब आता है फंक्शनल यूनिट। फंक्शंस क्या क्या करते हैं? अब हमारा जितना भी पोर्शन है, जैसे कि हार्ट है, ब्रीथ लेते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, है ना, एक्सक्रीशन, ये सब क्या करता है? बॉडी के सारे काम सेल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट। अगर सेल्स काम करना बंद कर दें तो बॉडी भी बंद, मतलब आप किसी काम के नहीं हो, मर जाओगे। ठीक है ना? तो लाइफ एक्चुअली सेल लेवल पर चल रही होती है। सेल इतनी छोटी क्यों होती है? क्वेश्चन आता है, सेल इतनी छोटी क्यों होती है? क्योंकि अगर सेल बहुत बड़ी होती तो फूड अंदर लाते टाइम लगता, वेस्ट बाहर निकालने में प्रॉब्लम आती, इसलिए सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती हैं। ह्यूमन आई की लिमिट 25 सेंटीमीटर होती है, इससे छोटी चीजें हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए माइक्रोस्कोप की नीड पड़ी। और ये जो 25 सेंटीमीटर से छोटी हमारी क्या होती है? सेल्स होती हैं। सेल इतनी टिनी होती है कि लाखों सेल्स, जो हमारी हेयर पिन होती है ना, उसमें लाखों सेल्स हेड पर आ सकते हैं, उस पिन पर आ सकती हैं। तो अब आप सोच सकते हो वो कितनी छोटी होती हैं। देखो अब कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताती हूं मैं आपको। ब्रेन में बिलियंस ऑफ नर्व सेल हैं। हार्ट कंटिन्यूअसली सेल्स की हेल्प से बीट करता है। जब आप सो जाते हो तब भी आपकी जो सेल्स है ना वो काम करती हैं। तो आप अपनी बॉडी में सबसे हार्ड वर्किंग पार्ट किसको बोल सकते हो? सेल को बोल सकते हो। ब्लड में आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करती हैं। तुम्हारी बॉडी हर सेकंड मिलियंस ऑफ सेल्स रिप्लेस करती है, मतलब तुम्हारा बॉडी कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली रिन्यू हो रहा है। सेल को लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेस्पायर कर सकती है, ग्रो कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, रिस्पॉन्ड कर सकती है। लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज सेल में होती हैं। तुम्हारा बॉडी बेसिकली एक जाइंट सेल कॉलोनी है। ओके, आप यहां पर भी देख सकते हो, आप बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये सेल क्यों इंपॉर्टेंट है इनके बारे में भी हमने बात कर लिया। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, इसके बिना लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, आप ये याद करना, ये इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। और बिलीव मी, इस चैप्टर के बाद आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा और यहां से आपके एग्जाम में, मतलब इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। सेल कैन रेप्लीकेट इटसेल्फ, यस, वो अपनी कॉपी भी बना सकती है, जिसको हम सेल रेप्लीकेशन और सेल डिवीजन बोलते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, ऐसे ही प्लांट में होता है। सेल से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और देन ऑर्गेनिज्म बना यहां पर। लेकिन मैम हमने ना एक चीज सुनी है, आप जैसे बोल रहे हो ना सेल सबसे छोटी है, सेल सबसे छोटी है, हमने सुना है कि जो भी चीज बनी है इस अर्थ पर वो एटम से बनी है। यस, आपने सही सुना है, लेकिन वी आर डिस्कसिंग किसके बारे में? सेल के बारे में। तो हम सेल पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी सेल्स है ना वो भी एटम से मिलकर बनी है। एटम, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। कैसे? आप यहां पर देख सकते हो, जब एटम बन जाता है तो मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनल से सेल, ओके, सेल से टिश्यूज और टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना पूरा। यहां पर आप देख सकते हो ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनी, मतलब टाइगर, डॉग, कैट, ओके, लायन, ये सब बने और इससे फिर एक कम्युनिटी बनती है। आप यहां पर देख सकते हो कम्युनिटी से पूरा इकोसिस्टम बना, इकोसिस्टम से आपका जो बायोस्फीयर है, इस पूरी अर्थ पर जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब बनते हैं। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। कैसे कैसे बनाए आप यहां पर डिटेल में भी समझ सकते हो। एटम, मॉलिक्यूल से सेल्स बने, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन का मतलब क्या है? जैसे हमारा हार्ट, ये भी एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक, ये भी हमारा ऑर्गन है। तो हार्ट, स्टमक, लीवर, लंग्स, इन सबको मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम बना, स्टमक का बन गया, हार्ट का बन गया, तो ये ऑर्गन सिस्टम है। और ये सारी चीजें जब बन जाती हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है, जब आपकी एक पूरी बॉडी तैयार होती है।
ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं आगे। हाउ डज इट हैपन, ये कैसे हैपन होता है? देखो आपको पता है सेल जो है वो कॉपीज बनाती है अपनी डीएनए की बिफोर डिवाइडिंग, मतलब डिवाइड होने से पहले। लेकिन जो एक सेल है ना वो सिंगल सेल डोन में डिवाइड हो सकती है, जिसको हम डॉटर सेल भी बोलते हैं। वन सेल डिवाइड इनटू टू न्यू सेल्स, दीज न्यू सेल्स आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। ओके, याद रखना कि एक सेल डोन में भी डिवाइड हो सकती है, जिसको हम डॉटर सेल भी बोलते हैं। इनका रेप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो ग्रोथ के लिए रेप्लिकेट होना जरूरी है। यदि सेल रेप्लिकेट नहीं हो करेंगी तो हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए भी याद रखना, ग्रोथ के लिए डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, ओल्ड सेल्स को रिप्लेसमेंट करने के लिए, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब मैम एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया यूनिसेलुलर, ये क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, डोंट वरी। लेकिन आप एक चीज देखना, यहां पर मैं एक चीज बोली, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो आपकी पुरानी सेल होगी ना उससे नई सेल बनी और उस नई सेल से फिर कोई नई सेल बनी, मतलब जो नई सेल बन रही है वो पुरानी सेल से बनी होगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होगी। यही आपकी आगे जाके सेल थ्योरी बनती है। जैसे कि ये पेरेंट सेल है, इसने दो सेल बना दी डॉटर सेल्स, इसको ए नाम दे दिया फर्स्ट वाली को और ग्रीन वाली को बी नाम दे दिया है। ओके, अब जो ये ए सेल है इसने भी दोन में क्या कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया। 20 वाली ने भी दोन में रेप्लिकेट कर दिया, फिर ए वाली ने जो फर्स्ट है उसने भी दोन में रेप्लिकेट कर दिया और इसने भी दोन में रेप्लिकेट कर दिया। मतलब सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ये किसने दिया वो भी बहुत जरूरी है, उन साइंटिस्ट का नाम रखना भी बहुत जरूरी है, वो हम सेल थ्योरी में पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, एक अपना खुद का सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप बनाया और ऑब्जर्व किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होती है? आप यहां पर पेड़ का ये जो कॉर्क है, ये यहां पे देखिए, ये वाला, ये पेड़ का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, इसी को बोलते हैं कॉर्क। इन्होंने क्या किया, जो कॉर्क है इज आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बार्क ऑफ ट्री, ओके, मेड अप ऑफ डेड सेल्स। मतलब रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो थी डेड सेल। क्या थी? डेड सेल थी, डेड, मर चुकी हुई सेल थी, वो कुछ वर्क नहीं कर सकती थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल को क्या किया, डिस्कवर किया, उन्होंने ही उनको नाम दिया सेल। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने जब ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था उसी कॉर्क पर, और कॉर्क में उन्होंने छोटे छोटे रूम्स ऐसे जैसे हनी कॉम्ब में होते हैं ऐसे रूम्स को देखा, इन्हीं को नाम दे दिया लिटिल रूम्स, सेल्स नाम दे दिया। ओके, ये किसने किया? ये जो रियल, जो इधर वाली ड्रॉइंग देख रहे हो ना, ये रियल रॉबर्ट हुक ने अपने हाथों से ड्रॉ की थी। ओके, हनी कॉम्ब में ऐसे ऐसे होते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, सेल्स। व्हेन हुक ऑब्जर्व कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोपिक, tiny empty compartments, box-like structures, honeycomb experience, these small compartments resembled small rooms और prison cells, जिनको सेल नाम दिया रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? याद रखना 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल सबसे पहले डिस्कवर की थी, डेड सेल। देखो एग्जाम में यदि पूछा जाए कि सेल किसने डिस्कवर की, सिंपल पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल किसने की? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। अब लिविंग सेल के लिए भी एक महान साइंटिस्ट आएंगे, उनके बारे में हम जानेंगे, एंटोन वैन ल्यूवेनहोक। कौन? एंटोन वैन ल्यूवेनहोक। ये बड़े समझदार थे, इन्होंने लिविंग सेल की, अरे रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल में देखी थी, मैं लिविंग सेल में देखता हूं। ओके, द सेल्स ऑब्जर्व बाय हुके वर डेड सेल बिकॉज कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यूज। जो कॉर्क बनी है वो डेड टिश्यूज से बनी है। अब आता है लिविंग सेल। एंटोन वैन ल्यूवेनहोक ने जो बाद में डिस्कवर की थी, उन्होंने लिविंग सेल में बैक्टीरिया जो होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें उन्होंने माइक्रोस्कोप को और इंप्रूव किया और तब उन्होंने माइक्रोस्कोप से वो देखा। ओके, अब आता है, और सेल की जो टर्म कॉइन की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं लिविंग सेल और डेड सेल। देखो लिविंग सेल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो लिविंग सेल आ सेल दैट परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज कर सकती है। आ सेल दैट कैन नो लॉन्गर परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज। मैम क्या मतलब, व्हाट इज दैट? इसका मतलब क्या है कि सांस लेना, चलना फिरना, घूमना, डांस करना, व्हाटएवर, सांस लेना, ये सब लिविंग सेल कर सकते हैं, लेकिन डेड सेल नहीं कर सकती। मेटाबॉलिज्म लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना, क्योंकि यदि आपके एमसीक्यू आते हैं ना, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, इसलिए जो मैं यहां पे समझा रही हूं वो चीजें याद रख लो। मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन डेड सेल में एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन, सांस लेना अकर करता है, यस करता है, लेकिन डेड सेल में नहीं करता है। ग्रोथ लिविंग सेल में पॉसिबल है, डेड सेल में पॉसिबल नहीं है। रिप्रोडक्शन लिविंग सेल में क्या है, पॉसिबल है,
डेड सेल में पॉसिबल नहीं है। साइटोप्लाज्मा क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको क्या समझना है, लिविंग सेल में क्या क्या है, डेड सेल में क्या क्या है। तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एंड एक्टिव होता है, इसमें एब्सेंट और इनएक्टिव होता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट एंड फंक्शनल होता है, डैमेज और एब्सेंट होता है। सेल एक्टिविटीज इसमें कंटिन्यूअसली, नॉर्मली, इसमें स्टॉप्स कंप्लीटली। एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, चीक सेल्स, ये सब। और यहाँ पे कॉर्क सेल और डेड स्किन सेल्स, जो स्किन की डेड सेल होती है वो भी डेड सेल ही कहलाती है। आई होप आपको लिविंग सेल डेड सेल में कंप्लीटली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दैट मींस लिविंग सेल लिविंग की तरह काम करती है, डेड सेल डेड हो गई है, वो कुछ काम नहीं कर सकती, वर्क नहीं कर सकती हैं। ओके, अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं लिविंग सेल। अ सेल दैट इज, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सिर्फ मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आप इनको पढ़ सको और अपने एग्जाम में लिख सको किस लैंग्वेज में लिखना है। लाइक कोई कोई सेंटेंस नहीं बना पाता है तो उस सेंटेंस को मैंने यहां पर डाला है। लिविंग सेल, अ सेल दैट इज अलाइव एंड परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस इज कॉल्ड अ लिविंग सेल। इसके फंक्शंस क्या है? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल्स व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम टिश्यूज वाला इससे नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। प्लांट सेल्स इसी चैप्टर में देखेंगे, और अमीबा। अब बात करते हैं डेड सेल की। देखो लिविंग सेल कैसी होती है, ओके, और डेड सेल कैसी होती है, ऐसी होती है। डेड सेल मतलब कुछ टाइम बाद डेड सेल क्या होती है, फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। Dead cell, a cell that has lost the ability to perform life activities is called a dead cell. कोई मेटाबॉलिज्म नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कोई रेस्पिरेशन नहीं। एग्जाम्पल कॉर्क सेल और डेड आउटर स्किन सेल्स। ओके, अब चलते हैं आगे। रॉबर्ट ब्राउन एंड पुरकेंजी, ये कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ये न्यूक्लियस क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस इन 1831 में, सॉरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया जब वो प्लांट सेल पढ़ रहे थे, वाइल स्टडिंग प्लांट सेल्स, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व किया कि जो डेंस राउंड स्ट्रक्चर, मतलब जो सेल है, जो प्लांट की सेल थी उसके अंदर उन्होंने राउंड, डेंस राउंड स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखा, और इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस नाम दे दिया। तो अब आपको समझ में आया, ल्यू वैन हुक ने लिविंग सेल, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस। ओके, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस ना हमारी पूरी सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ये डीएनए कंटेन करता है, ओके, और ये देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस कहां पर है? ये पूरी सेल है, आप यहां पर ये सेल देख सकते हो। यहां पर यदि ये प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल रहेगी, और नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन रहेगी। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई है। ओके, ये वाला पार्ट जो जेली लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये होता है साइटोप्लाज्मा। क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। तो मैं छोटा छोटा पोर्शन आपको समझा देती हूँ। जो ये ब्लू वाला, ब्लू इसमें छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो ना, ये हो गए साइटोप्लाज्मा, जेली लाइक स्ट्रक्चर। ओके, मेम्ब्रेन वाला पोर्शन ही हो गया ये वाला, जिसपे मैंने अब ये कर रही हूं मैं, ये क्या है? मेम्ब्रेन है। ये क्या है? मेम्ब्रेन है। ओके, और जो आई की तरफ बीच वाला पोर्शन देख रहे हो ना, जहां पर मैं अब सर्कल कर रही हूं, ये होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये व्हाइट पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाली जो व्हाइट लाइन यहां से पूरे गोला बना रही है, ये वाली, ये इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, और जो ये पिंक वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। और स्मूथ वाला हो गया आपका ये वाला पोर्शन जिसमें डॉट्स नहीं है, सिंपल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम हो गए, जो आप साइटोप्लाज्मा में जेली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ब्लू ब्लू में छोटे छोटे जो डॉट्स देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं राइबोसोम। और सेंट्रोइड ये वाला पोर्शन हो गया। ओके, न्यूक्लियस आपको समझ में आ गया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको समझ में आ गया है। तो हम इन सारे पोर्शंस को, मतलब इन सारे वर्ड्स को हम डिटेल में समझेंगे। पुरकेंजी, ये पुरकेंजी कौन है? पुरकेंजी ने साइटोप्लाज्मिक, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ये वाला साइटोप्लाज्मा, ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना, ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हो, इसमें पूरे इसमें ब्लू ब्लू लाइक ओशन वाटर की तरह का, ये इसी को जेली लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके ना, इसको पुरकेंजी ने किया था। तो मैंने अभी तक आपको 4 साइंटिस्ट के नाम बताए। रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड सेल को देखा था, लिविंग, ल्यू वैन हुक ने जो देखा था, तो उसके बाद मैंने क्या बताया था? ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब बात कर रही हूं मैं पुरकेंजी की। पुरकेंजी ने साइटोप्लाज्मा को इंट्रोड्यूस किया और टर्म भी इन्होंने दिए। साइटोप्लाज्मा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, अभी दिखाया था, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मैम सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, हाँ यहां पर देख सकते हो, ये ब्लू वाला पोर्शन बता रही ना, तो आप सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया? व्हाइट वाला पोर्शन हो गया, ये वाला जो पूरा जा रहा है यहां से यहां तक, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, इसके बीच में ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं हम?
साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। तो जेली लाइक सब्सटेंस है बिटवीन न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, जिसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? आप इसके अंदर इस जो ये वाला जो वाटर टाइप वाला है, एक सेकंड में और डिटेल में बताती हूँ आपको। ये वाला है, जो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, इसमें आप सेंट्राइल भी, राइबोसोम भी, ईआर, स्मूथ ईआर, रफ ईआर, है ना, और आप माइक्रोंडिया, ये सब कुछ देख रहे हो ना। तो ये क्या बता रहा है कि होल्ड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होल्ड करता है, साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस भी करता है, और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो साइटोप्लाज्मा क्लियर हुआ? हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब यहां पर क्या समझा, किसने दिया था और कैसा होता है, कहां पर होता है। अब आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सेल्डियन की, विर्चो की और सेवोन की, थियोडोर सेवोन की। देखिए, यदि हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो तीन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक आता है सेल्डियन, मैथिया सेल्डियन, थियोडोर सेवोन और रूडोल्फ विर्चो। ओके, तो जो फर्स्ट है मैथियास, उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं ना वो सेल से बने हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। फिर थियोडोर बोलते हैं ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब प्लांट्स भी सेल से बने हैं, एनिमल भी सेल से बने हैं। लेकिन विर्चो बोलते हैं चल इसमें क्या है, यदि प्लांट्स सेल से बने हैं, एनिमल सेल से बने हैं, इसमें क्या नई बात आपने बता दी। उन्होंने बताया जो भी सेल है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। अब हमने कितने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया, आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट रॉबर्ट हुके, 1665, याद होगा मैंने क्या बताया था। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और क्या किया, कॉर्क को ऑब्जर्व किया, वो भी कॉर्क, डेड कॉर्क को। तो डेड सेल को किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। सेल टर्म किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद कौन आए? लिविंग सेल, ल्यूवेन हुक ने। किसके बारे में पढ़ा? लिविंग सेल के बारे में पढ़ा। किसमें पढ़ा? बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ओके, उसके बाद कौन आते हैं? न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर साइटोप्लाज्मा की पुरकेंजी ने। और ये फिर ये तीन साइंटिस्ट आते हैं, मैथ्यूस ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, थियोडोर ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल, रुडोल्फ विर्चो ऑल सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो रॉबर्ट हुक सेल, ल्यूवेनॉक लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, पुरकेंजी साइटोप्लाज्मा। आप पढ़ते हैं सेल्स। सेल्स हम तीन टाइप की पढ़ेंगे, ह्यूमन सेल्स, और हम पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में भी। चलिए डिटेल में इसको भी देखते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं प्लांट और एनिमल में क्या क्या सिमिलरिटीज है। देखो, प्लांट सेल में हम क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल जो होती है उनको अलग पढ़ते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ओके, वो क्या करता है? कलर देता है, और सेल वॉल प्लांट में ही होती है। और सब सेम आप यहां पर देख सकते हो। वैक्यूल, इसमें भी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। सेंट्रियोस, इसमें भी सेंट्रियोस है। न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस है। एनिमल में भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोस इसमें भी है, उसमें भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ दोनों में है। लाइटोसोम्स इनमें भी है। साइटोप्लाज्म, माइक्रोंडिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सब कुछ, और प्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इन सब में इक्वल है। लेकिन हमको जो सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट वो थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सब सेम है, तो हम इनको सबको साथ पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर सेल। मतलब यदि किसी में एक सेल है तो उसको क्या बोलते हैं? किसी में एक से ज्यादा, वन से ज्यादा, मोर देन वन सेल है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। जो वन सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सिंगल सेल परफॉर्म कर सकती है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। इसके एग्जांपल्स होते हैं बैक्टीरिया, याद रखना, बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, ये तीन एग्जांपल्स याद रखना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पर आता है ये रहा बैक्टीरियल। ये क्या करता है? जो इसकी टेल होती है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, जो इसकी टेल है सिर्फ वो उससे मूव करता है। ओके, बैक्टीरिया से। इसमें और सब होता है, जैसे राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, ये ब्लू वाला पोर्शन है, सेल वॉल भी होती है, कैप्सूल भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, सब होता है बैक्टीरिया में। ओके, अमीबा आप यहां पर भी देख सकते हो, अमीबा में भी होता है साइटोप्लाज्मा, मेम्ब्रेन, फूड पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, सब होते हैं, ऐसे ही सब में होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम, सबसे बड़ा एग्जांपल ह्यूमंस, प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब ये तो नहीं है जो हार्ट की सेल्स है ना, जो हार्ट की सेल्स है वो लंग्स का काम कर सकती हैं, ऐसा तो है नहीं, इसलिए बोला जाता है डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नर्व सेल कैरी मैसेज, मतलब मैसेज कैरी करती है। मसल सेल्स मूवमेंट का काम करती हैं। ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट के काम करती हैं। तो इसलिए क्या है, वो अलग अलग है। नर्व सेल ने क्या किया कि आपके साथ कुछ मैसेज कंटेन किया कि इसने मुझे बताया मुझे अपने हार्ट को, नर्व सेल जो होती है, बिना नर्व सेल के लिए हमारी बॉडी हाफ हो जाती है, मतलब मैसेज आपस में ट्रांसपोर्ट नहीं होते। ये हमारा माइंड कह रहा है कि हाथ उठाना है, लेकिन हमारा हाथ तक वो मैसेज नहीं जा रहा है, तो क्या हुआ, फंक्शंस कम हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाता है, नर्व सेल
डैमेज हो जाती है तब ऐसा होता है। तो नर्व सेल क्या करती है, मैसेज को कैरी करती है। फिर यहां पर आता है मसल सेल, मसल सेल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ब्लड सेल क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। सब चीज जरूरी है, सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड। यदि हम बात करते हैं आगे, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने हर टॉपिक के बाद ना डिफरेंस डाला है। इससे क्या फायदा होगा, इससे आप अपने जब वन डे एग्जाम होगा, एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले आप मतलब उसको बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो। इसलिए ये मैंने चीजें डाली है। इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। सिंगल सेल होती है यूनिसेलुलर में, मिलियंस ऑफ सेल मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर सिंपल होता है, वन सेल परफॉर्म करती है सारे फंक्शंस के लिए। माइक्रोस्कोपिक का यूज करते हैं। नो टिश्यूज ऑर्गन्स, इसमें कोई टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट। मल्टी सेलुलर में कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यूजुअली लार्ज होते हैं। टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स और सब चीज के लिए। ओके, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। नर्व सेल अलग होती है, ब्लड सेल्स राउंड और बायो कॉन्केव सेल होती है, बोन सेल, ओवम सेल स्पेरिकल होती है, स्पर्म सेल जिसमें टेल होता है, हेड होता है, इस टाइप की होती है स्पर्म सेल। स्मूथ मसल सेल स्पाइनल शेप की होती है, और फैट सेल फैटी टाइप की होती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। व्हाई आर सेल्स डिफरेंट इन शेप, क्यों होती हैं? द शेप ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स जॉब। मतलब जैसे जिसकी सेल का काम, ऐसी वो शेप ले लेती है। जैसे कि आरबीसीज आर डिस्क शेप्ड, क्योंकि वो ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्या करती है, कैरी करती है। नर्व सेल्स लंबी ब्रांच होती है, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है, मैसेज पहुंचाती है। तो नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच टू सेंड मैसेज क्विकली। Muscle cells are spindle shaped to help in movement. So cell shape helps the cell perform its function efficiently. Okay. सबसे बड़ी सेल ओवम सेल होती है, ये वाली जो मैंने यहां पर दिखाई थी स्पेरिकल सेल। ओके, ओवम, ओवम वाली एग सेल स्ट्रक्चर। और स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है आपकी स्पर्म सेल। तो लार्जेस्ट सेल ओवम और स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो होती है स्पर्म। स्पर्म सेल है, ये मेल में होती है, इसमें हेड होता है, नेक भी, ये वाली नेक होती है, ये बॉडी का मिड पीस होता है जिसमें माइक्रोन्डिया होता है, ये एंड पीस होता है। इसी से ये हेल्प करता है कि वो भागता है, जब घूमता है तो वो अपनी टेल से ही घूम पाता है। ये ओवम है जिसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, फर्स्ट पोलर बॉडी, फोली सेल, सब चीज होती है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, व्हाट सेल इज मेड अप ऑफ, किससे बनी है? सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइक्रोन्डिया, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्मा, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, सबको मिलाकर एक सेल बनती है। प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल ज्यादा होती है। ओके, सेल वॉल पर आते हैं। आई सबसे पहले मुझे सेल वॉल पर जाने के लिए हमने क्या यहां पर पढ़ लिया, सेल क्या होती है, सेल किससे बनी होती है, क्यों सेल डिफरेंट डिफरेंट काम करती है। ओके, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। आई होप सेल क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं सेल वॉल पर, इस वाले पोर्शन पर। लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। एनिमल्स में, ह्यूमंस में एब्सेंट होती है, याद रख लेना। ओके, हम बात करते हैं सेल वॉल की। ओके, सेल वॉल को आप कंपैरिजन करो, हमने स्कूल का एग्जांपल लिया था ना। अब सेल वॉल को जो आपकी स्कूल की आउटर बाउंड्री है ना, उससे कंपैरिजन करो। आउटर बाउंड्री को आप क्या बोलते हो, वॉल बोलते हो, और सेल वॉल की वॉल को क्या बोलोगे, वॉल बोलोगे। तो क्या है, और स्कूल का जो मेन गेट है और सिक्योरिटी है, उसको मान लो, जो मेन गेट पर सिक्योरिटी होती है स्कूल्स पर, उसको मान लो सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल का काम सेल को शेप देना होता है, सपोर्ट देना होता है, प्रोटेक्शन करना होता है। ओके, तो सेल वॉल क्या हो गई, सेल वॉल हर चीज में नहीं होती। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फंगी, बैक्टीरिया, और ये एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो कहां कहां पर होती है, सिर्फ 3 जगह, प्लांट सेल में, फंगी में, बैक्टीरिया में। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। ओके, सेल वॉल एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो मोस्टली प्लांट सेल में, फंगी में, बैक्टीरिया में होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द सेल wall is a rigid outer covering present outside the cell membrane in plant cell. Cell membrane क्या हुई, जब मैंने आपको ये वाला दिखाया था, आपको सेल दिखाई थी, एक सेकेंड, मैंने यहां पर आपको सेल दिखाई थी। हाँ, ये जो मैंने आपको, ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल सेल में और ह्यूमन सेल में क्या होता है, ये तो एब्सेंट होता है, तो प्लांट सेल में होता है। ये जो वॉल है ये ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन की ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसमें पूरे में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी के बाहर प्लांट सेल में एक वॉल बनी होती है, ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ओके, सेल वॉल।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेल वॉल क्या है? द सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। कहां पर प्रेजेंस होती है? प्लांट सेल में होती है, फंगी में होती है और बैक्टीरिया में होती है। ओके, सेल में मिडल लेमेला, सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल, ये आपको जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए सेल वॉल क्या होता है। अब ना एक चीज समझो, सेल को समझो अपना घर। यदि सेल एक घर होता, ओके, तो सेल वॉल उस घर की पक्की दीवार होती है। आपके हर घर में जो बाहर वाली दीवार होती है उसको बोलते हैं अच्छी मजबूत दीवार बनवाते हो आप, क्योंकि वो बाहर वाली होती है। या प्लांट सेल जिम जाता है इसलिए उसके पास स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, ऐसा हो सकता है। एनिमल सेल लेजी है, वो जिम नहीं जाता। देखिए हम कैसे याद रख सकते हैं, जो प्लांट सेल है ओके वो जिम जाती है। अब जिम जाती है तो जो उसके आउटर जो बॉडी है मतलब सेल वॉल है वो उसके पास स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन एनिमल सेल लेजी है तो उसके पास कोई आउटर नहीं है, सिर्फ उसने क्या बनाया, कमरे कमरे बना रही है अपने घर के, कोई बाहर बाउंड्री नहीं की। वो लेजी है, वो जिम जाता ही नहीं है। जिम नहीं जाता तो वो कहां से, सिर्फ उसके पास मेम्ब्रेन है, उसके पास सेल वॉल नहीं है। समझ में आया? तो प्लांट सेल जिम जाता है इसलिए उसके पास सेल वॉल है, लेकिन जो एनिमल सेल और ह्यूमन सेल है वो लेजी होते हैं, वो जिम नहीं जाते, इसलिए उसके पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल, अब याद रखो जो प्लांट सेल है जिसको हम सेल वॉल बोल रहे हैं वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल का जो सीमेंट है, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर बना रहे हो दीवार, तो उसमें सीमेंट की जरूरत होती है ना, और ब्रिक्स की जरूरत होती है। ब्रिक वाला देख लिया कि पूरी बिल्डिंग, लेकिन उन ब्रिक को भी कौन चिपकाता है, सीमेंट चिपकाता है, नहीं चिपकाता। ऐसे ही सेल वॉल का जो सीमेंट होता है वो सेलुलोज होता है। याद रखना, ये सब याद रखने की ट्रिक है। फॉर एग्जांपल हमने प्लांट के घर की बाहर की दीवार बनाई, हमने सेल को क्या क्या लिया, सेल लिया, और सीमेंट के लिए सेलुलोज लिया, उससे बनाया। तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन। इन प्लांट द सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है सेलुलोज। ओके, जैसे कि चेन ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स क्या है, यहां पे क्या है, सेलुलोज फाइबर्स हैं, ये क्या है, मैक्रो फाइबर्स है, ये क्या है, माइक्रो फाइब्रिल्स। तो इन सब से मिलकर क्या बनती है, प्लांट सेल बनती है, सेलुलोज बनता है। ओके, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल क्या है, देखिए सेलुलोज शेप देता है, किन शेप, प्लांट को फिक्स्ड शेप देती है, क्या देती है, सेल वॉल। इसी वजह से प्लांट सीधे खड़े रहते हैं। सेल वॉल प्लांट्स की बैकबोन की तरह काम करती है। ओके, जैसे हमारी जो पीछे वाली बैकबोन है ना, ऐसे प्लांट की बैकबोन की तरह कौन काम करती है, सेल वॉल। इसलिए वो क्या होते हैं, सीधे खड़े होते हैं। ओके, ऐसे ट्रिक से याद रखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। बाहर की इंजरी और जम से बचाती है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल इंजरी और एक्सटर्नल डैमेज। आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे घर की जो बाउंड्री वॉल है, आउटर बाउंड्री वॉल है, वो क्या करती है, वो चोरों से बचाती है, धूल को अंदर नहीं आने देती है ना, उनको रोकने के लिए क्या करती है, कोशिश करती है, क्या, आउटर जो बाउंड्री वॉल है, जो थीव्स होते हैं उनसे जब तक वो नहीं रहती है, आउटर बाउंड्री वॉल नहीं रहेगी, टेंशन सी रहती है, और वो हुई और धूल से और किसी पॉल्यूशन से, जैसे कि जो व्हीकल्स का पॉल्यूशन होता है उससे भी वो बचाने में हमारी हेल्प करती है। और वो सपोर्ट भी देती है, सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट देती है। अगर सेल वॉल ना हो तो प्लांट आप मतलब लटक जाएंगे, एक टाइप से हम बोल सकते हो। गिव स्ट्रेंथ, मेक्स प्लांट बॉडी रिजिड, और एक्सेस वाटर से भी बचाती है। क्या, एक्सेस वाटर से भी बचाती है। प्लांट सेल में पानी बहुत आ जाए तब भी सेल नहीं फटा, मतलब सेल वॉल नहीं फटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्रेशर को हैंडल कर लेती है। मैंने बोला सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होती है, जिम विम जाती है, अच्छी मसल्स बनाई हुई है, ऐसी इसी वजह से जितना पानी दिया तो वो फटी नहीं। क्यों नहीं फटी सेल, क्योंकि सेल वॉल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बलून में हवा भरो, वो क्या करेगा, वीक बलून है, फट जाएगा, वो भी लेजी है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कर्वी किसने दी हुई है, प्लांट को कवरिंग, स्ट्रॉन्ग कवरिंग किसने दी है, सेल वॉल ने, वो सेफ रहती है। तो सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है। कैसा काम कर रही है, हमने बाहर दीवार कर दी, कैसा काम कर रही है, चोरों से बचाने का काम कर रही है, पॉल्यूशन से बचाने का काम कर रही है, डस्ट से बचाने का काम कर रही है। आप ये देखिए सेल वॉल कभी सांस लेती है, ये भी क्या है, नॉन लिविंग है, फ्री परमिएबल है, मतलब पानी और गैसेस इजीली पास कर सकते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा हटकर है, सेल वॉल में पानी, वाटर और गैसेस इजीली पास कर सकते हैं, बेस्ट ट्रिक है। When excess water enters तो ये सेल वॉल को प्रिवेंट करती है, फ्री परमिएबल है, मतलब कि अलाउ मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस और डिसॉल्व सब्सटेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ओके, इसकी ट्रिक क्या है, सुपर ट्रिक की बात करूं तो तीन चीजें फंक्शंस प्रोवाइड कराती है। एस पास,
मतलब स्पार्स, क्या? शेप, प्रोटेक्शन, सपोर्ट। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? शेप देना, प्रोटेक्शन करना और सपोर्ट देना। ओके, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। आप यहां पर सेल वॉल एनिमल में होती नहीं है और इसमें होती है, प्लांट्स में, तो हमने कवर क्या कर लिया? सेल वॉल। ओके, अब हम चलते हैं, इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ह्यूमन सेल मतलब जो ह्यूमन सेल होती है ना, वो क्लोरोप्लास्ट कहां कंटेन करते हैं? देखो, एक तो सेल वॉल जो किस में नहीं होता है? ह्यूमंस में नहीं होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। ह्यूमन सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये भी सिर्फ प्लांट सेल करते हैं, बिकॉज ह्यूमंस डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस करता है वो क्लोरोप्लास्ट क्या कर सकता है? कंटेन कर सकता है। और कौन करते हैं? वो पेड़ करते हैं, प्लांट्स करते हैं। एबिलिटी टू रेस्पायर एंड ग्रो, रेस्पायर, ग्रो, डिवाइड, रिपेयर टिश्यूज, ये हम आगे करेंगे ह्यूमन सेल्स में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक, पेरिकैरियोटिक क्या होता है। देखो, ह्यूमन सेल्स आर यूकैरियोटिक होती है। ह्यूमन सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल की वजह से मैं बता रही हूं, तो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल सब्सटेंसेस, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो हम सेल वॉल को क्या बोल सकते हैं? एसएसपी या एसपीएस, स्ट्रेंथ, शेप और प्रोटेक्शन। अब हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। जैसे मैंने बताया है सेल वॉल, उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे? यहां पर आप देखिए, जो ये डार्क ग्रीन वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या हो गई? ये हो गई प्लांट की सेल वॉल। उसके बाद ये जो लाइट वाला ग्रीनिश है, ये वाली, ये होती है, क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, आउटर कवरिंग सराउंडिंग द सेल, मतलब जो सेल वॉल हुई उसके अंदर हुई, लेकिन जो अंदर वाला पोर्शन है सेल का, उसको क्या करती है? कवर कर रखती है। तो सेल मेम्ब्रेन, बोथ मीन द सेम मीनिंग, सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, दोनों का मतलब सेम है। आपको लोकेशन समझ में आनी चाहिए। पूरे पोर्शन को हमने मान लिया मॉल, आप शॉपिंग के लिए गए, इसको मान लो मॉल। अब जो ये डार्क ग्रीन वाला पोर्शन है, ये तो हो गई मॉल की आउटर वॉल, मतलब जिसे हमने क्या बोला? सेल वॉल। ये जो लाइट जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, इसको मान लो मॉल का स्मार्ट सिक्योरिटी गेट, सेल मेम्ब्रेन। तो हमने दो चीज पढ़ी मॉल में, मॉल की आउटर वॉल और मॉल का स्मार्ट सिक्योरिटी गेट, सेल मेम्ब्रेन। अब गेट डिसाइड करता है ही नहीं करता कि कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी, ठीक है ना। सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है? सेल वॉल। लेकिन कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन अलाउड नहीं है, कौन अलाउड है, एग्जैक्टली यही काम करता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन का काम भी यही है। सेल मेम्ब्रेन एक पतली और फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जो सेल को सराउंड करती है। आप किसी क्लास में हो, एक बच्चा खड़ा करो, उसके चारों तरफ बच्चे खड़े कर दो, तो जो बीच वाला एक बच्चा है ना, वो चाहेगा कि कौन सा बच्चा मेरे से बात करेगा, कौन सा बच्चा किस डेस्क पर बैठेगा, कौन सा क्या करेगा। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो डिसाइड करती है। तो सेल मेम्ब्रेन एक पतली और फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जो सेल को सराउंड करती है। इसको प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हर सेल में होती है ये, हर सेल में, या प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, ह्यूमन सेल हो, ओके, दोनों में होती है। ग्लास मेम्ब्रेन, जैसे कि यदि मैं बोलूं सेल मेम्ब्रेन सेल का सिक्योरिटी गार्ड है, ओके, या ये सेल का बाउंसर है, बिना परमिशन ये पूरा सेल का क्या है? बाउंसर है, सिक्योरिटी गार्ड है। कौन स्कूल में एंटर कर सकता है, कौन मॉल में एंटर कर सकता है, कौन इस सेल में एंटर कर सकता है। सिर्फ कुछ चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। ओके, जैसे स्कूल गेट पर स्टूडेंट्स अलाउड है, रैंडम स्ट्रेंजर्स आ गए वो अलाउड नहीं है, ये भी ऐसा ही काम करती है। इसका भी फंक्शन है, वो भी बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग सराउंडिंग द वॉल, बोथ नेम सेम होते हैं। पोजीशन क्या है? सेल वॉल, जो प्लांट्स में होते हैं, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लाइट जो ग्रीनिश वाला पोर्शन है, और ये येलो वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। अभी हम बात कर किसकी रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की। स्ट्रक्चर कैसा है? सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस से बना है? लिपिड से, प्रोटीन से। अब कैसे? जो लिपिड देख रहे हो ना, ये वाला जो एक सेकेंड, ये वाली जो चीजें देख रहे हो इसको बोलते हैं लिपिड, ये वाली, ठीक है ना। इसमें क्या है? टू साइड्स हैं, वो भी हम बात करेंगे। ये वाली, ये क्या हो गई पूरी? ये हो गई आपकी लिपिड्स। और ब्लू, ग्रीनिश, पर्पल, ये वाला देख रहे हो ना, रेड, ये सब क्या है? ये हो गए प्रोटीन। ये क्या हो गए? प्रोटीन। इसके अंदर क्या है? आयंस है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है। तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? इज मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन। याद रखना जो चीजें बता रही हूं मैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड्स, मतलब दी फोस्फोलिपिड्स
अरेंज देमसेल्व्स इन टू लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। कैसे, आपने यहां पर देखा होगा ये जो ग्रीन वाला पोर्शन, ये देखो ऊपर भी ग्रीन है नीचे भी ग्रीन है, और बीच में कुछ ऐसा पोर्शन, ये जब मैं इस पार्ट को कट करूंगी तो ऐसा बनकर आएगा। ये जो बीच वाला पोर्शन है, रेड ग्रीन ब्लू है ना, पर्पल, ये तो हो गए आपके प्रोटीन पार्ट। और जो ये वाली हेड और ये वाली हेड, इसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड लेयर। क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड लेयर। और इन सबको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आया। किससे बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किससे बना है, लिपिड और प्रोटीन से। 2 फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जिसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक फॉस्फोलिपिड ऊपर एक फॉस्फोलिपिड नीचे, तो क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, ये इसकी आउटर कवरिंग। अब देखो इसको बंद करो तो ये जो पिंक वाली है ये ऊपर भी है, ये पिंक वाले जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं सर्कल में, ये भी, और नीचे भी। जब मैं इसको बंद करती हूं तो ऊपर वाला ये वाला हो गया और ये वाला, इसको क्या बोलो, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। और जो ये आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला ब्लूइश दिख रहा है, लाइट ब्लूइश, ये क्या हो गया, इसके क्या हुआ, ये वाला, ये हो गया इसके प्रोटीन। ओके, प्रोटीन। अब कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, अब जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, देखो यही ना, यही जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी में कुछ जो सेल्स होती हैं वो अनआइडेंटिफाई काम करने लगती हैं। ओके, जैसे आप येलो वाला पोर्शन देख रहे हो, ये जब बढ़ जाता है ना तो यही बनाता है, क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ओके, अब चलते हैं हम आगे। इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, ये मॉल का गेट कीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, बॉस है। ओके, स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है, तो ये डिसाइड करेगा कौन सा स्टूडेंट अंदर जाएगा कौन सा बाहर जाएगा। ऐसे ही मॉल में डिसाइड होता है, हर जगह ऐसे ही डिसाइड होता है। जैसे आप झूला झूलने गए, आप ट्रिप पर गए, आप झूला झूलना चाहते हो तो इस पर किस एज के बच्चे बैठ सकते हैं, तो वो सब डिसाइड करते हैं। ऐसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिबल परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अलाउ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, इसलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटसाइड इनसाइड। ओके, सम मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन व्हाइल अदर कैन नॉट। कौन कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, मैंने फॉस्फोलिपिड के बारे में भी बताया था। हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, ये क्या होती है, देखो हाइड्रोफिलिक जो होती है, यहां पर चलो वापस यहां पर आओ, जो हाइड्रोफिलिक है, ये वाला पोर्शन देख लो ना, ये वाला जो ये गोल गोल देख रहे हो आप, पिंक वाले गोल गोल बहुत सारे यहां से यहां तक बने, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। और टेल किसको बोलते हैं, जो ये जैसे बना है, बना कैसे, ये तो हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक, और जो इस हिस्से बनाए ना, ये इस हिस्से बनाए, इसको बोलते हैं टेल। ओके, तो ये तो हो गया हेड, ये हो गया टेल। यहां पर आप देख सकते हो ये तो हो गया हेड, ये हो गया टेल। ऐसे यहां पर ये तो हेड हो गया, ये टेल हो गया। अब इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक का मतलब लविंग। जैसे हमने किसमें देखा था, हीट लविंग बैक्टीरिया में, थर्मोफाइल में देखा था, वो यहां पर है। फिल मींस लविंग, हाइड्रो मींस वाटर, जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोटेल मतलब फोबो, जो पानी से डरते हैं। फोबो मींस क्या हो गया, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिया मींस डर, फियर, जो पानी से रिपेल करते हैं। ओके, तो फोस्फोलिपिड अरेंज लाइक दिस वाटर, हाइड्रोफिलिक हेड, जो हाइड्रोफिलिक तो ये वाले हो गए ऊपर वाले गोल गोल जो पिंक है, और बीच वाले हो गए हाइड्रोफोबिक। वाटर, हेड फेस वाटर, टेल फेस इनवर्ड अवे फ्रॉम वाटर, तो याद रख लेना ये भी। ओके, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब जो जिससे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। ओके, जैसे हमारी बॉडी है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है, ऐसे इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, मेक्स मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड। ये हेल्प करती है रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को, और एक्ट एज बैरियर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट के लिए बैरियर का भी काम करती है। फ्लूइड मोसेक मॉडल, ये क्या होता है, क्योंकि ये क्यों इसको फॉलो करता है, क्योंकि ये लिपिड जो इसमें फ्लूइड मोसेक मॉडल है, इसमें लिपिड जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, और प्रोटीन्स आर एम्बेडेड विद मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हाँ, मॉडल में क्लास 9th में भी आपको इतना याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या फॉलो करती है, फ्लूइड मोसेक मॉडल फॉलो करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसमें लिपिड क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन इंबेडेड होते हैं मेम्ब्रेन के विद इन साथ। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, हाइड्रोफिलिक हेड फेस वाटर, हाइड्रोफोबिक टेल्स फेस इनवर्ड, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू मेम्ब्रेन, हेल्प्स इन सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। ओके, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को कवर करना इसका काम है, सेल के अराउंड प्रोटेक्शन लेयर बनाती है। क्या ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड, एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, या एंट्री ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस को एंट्री देता है, वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करा देता है, इसलिए रेगुलेट करता है। ये डिसाइड करता है अंदर जो फूड है, फूड अंदर जाए, ऑक्सीजन आए, वेस्ट बाहर जाए। सेल मेम्ब्रेन को हम ट्रैफिक पुलिस भी बोल सकते हैं सेल के। क्या है ये? ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये मैं क्यों बता रही हूं? जिससे आपको याद रहे। सेल वॉल क्या हो गई? मॉल की आउटर वॉल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई? सिक्योरिटी गेट कीपर। और आप इसको और इंटरेस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये क्या है? ये जो आपकी ट्रैफिक पुलिस होती है ना, वो है। ओके, सेल वॉल क्या हो गई? मेम्ब्रेन क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रैफिक पुलिस। ये शेप करता है मेंटेन करना, शेप मेंटेन करना, गिव शेप टू सेल, हेल्प्स मेंटेन शेप टू सेल, सेपरेट सेल फ्रॉम सराउंडिंग। अब आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम सेल मेम्ब्रेन में देख रहे हैं। ओके, इससे पहले हम पढ़ते हैं कि फ्लैक्सिबल क्यों होती है, इतनी फ्लैक्सिबल क्यों होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, आपको जैसे पता है, इसलिए मेम्ब्रेन फ्लैक्सिबल होती है। यदि सेल वॉल होता तो वो उसको ऐसे अटैच करके रखती सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती तो वो फ्लैक्सिबल होती है। लेकिन ट्री बेंड नहीं होता इसलिए, है ना। डॉग बेंड हो सकता है, तो डॉग बेंड क्यों हो रहा है? जो ह्यूमन से हम बेंड हो सकते नहीं हो सकते, ट्री बेंड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन की वजह से। सेल, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लैक्सिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स हैव रिजिड वॉल, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने सेल वॉल किया था। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है? लिपिड प्रोटीन से बनी होती है, जैसे कि फैट सैंडविच की तरह। यहां पर देखो आप, सैंडविच की तरह ही तो बनी हुई है ये, है ना। जैसे कि ऊपर वाला ब्रेड, नीचे वाला ब्रेड, बीच में जो जो हमने स्टफ भरा है, तो लिपिड फैट लेयर होती है। लिपिड क्या होती है? जो हमारा फैट होता है ना, वो फैट लेयर होती है, प्रोटीन से वो फिल होती है। ओके, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट एनर्जी। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी का जो यूनिट है वो होती है एटीपी, एटीपी में हम यूज करते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। उसका एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेम आया है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, क्या होता है वो भी बात करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है। ओके, ये प्रोटीन्स और पंप्स क्या करता है? कैरी करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज्यादा होती है। Examples: diffusion of oxygen, passive transport; absorption of materials by root, active transport. ओके, अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है इनको और देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट सब्सटेंसेस करते हैं विदाउट यूजिंग एनर्जी, बिना यूजिंग एनर्जी के, उनको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि दो हैं, ये है ये, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, अब इसमें आ नहीं सकते तो लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या चले जाएंगे। ओके, जिसको टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ओके, इनको समझना बहुत जरूरी है। डिफ्यूजन क्या होता है? जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन एंटरिंग सेल। डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवल परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल, मतलब जो किशमिश होती है ना, उनका फूलना। ओके, अभी हम बात करते हैं, इसमें कोई एटीपी मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नेचुरल मूवमेंट होता है, डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस। क्या? मेम्ब्रेन यदि ये मूव करेगा तो इसको क्या होगी? एनर्जी की जरूरत होगी, तो मेम्ब्रेन को यूजिंग एनर्जी एटीपी की जरूरत है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो से हाई की तरफ। मतलब आप देख रहे होंगे यहां पर कम है लेकिन यहां पर ज्यादा है, और फिर भी ये यहीं पर मूव कर रहा है, यहीं पर मूव कर रहा है। एटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है इसको भी। ओके, इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये यहां पर देख रहे हो ना आप, लिपिड्स हैं। ओके, लिपिड्स हैं और ये प्रोटीन्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि प्लांट रूट्स जब मिनरल्स एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या याद रखना है बताओ? एनर्जी की जरूरत होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या याद रखना है? नो नीड ऑफ एनर्जी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलें अब आगे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम क्या? क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल क्या करता है?
एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस इनटू सेल और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल। ये टू टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। सो उससे पहले क्या बताऊं मैं आपको, जो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है एंड सिलेक्टिव परमेबल होती है मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी है, थिन है, लिविंग है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, फ्लेक्सिबल है, दैट सराउंड द सेल। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो सेल सरवाइव ही नहीं कर पाती। क्या मतलब, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल का बहुत क्रूशियल पार्ट है। मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो सेल सरवाइव ही नहीं कर पाती। इसलिए मेम्ब्रेन को सेल का स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम कहा जाता है। ओके, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम कहा जाता है। मैम अब एक चीज बताओ, आपने बोला कि सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को, वाटर को, इनको अंदर जाने देती है, ऐसा क्यों? देखो, हर चीज को एंट्री तो नहीं मिलेगी सेल मेम्ब्रेन में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है, इसको एक सिक्योरिटी सिस्टम बोला जाता है। लेकिन अंदर जो एंट्री मिलती है वो कौन कौन है? ऑक्सीजन को क्यों एंट्री मिली मैम? देखिए, ऑक्सीजन को एंट्री मिलती है क्योंकि सेल को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो मेम्ब्रेन बोलती है ऑक्सीजन जी अंदर आइए, आपकी बहुत जरूरत है। तो वो उसको क्या करती है, खुद एंट्री देती है। तो सेल को एनर्जी बनाती है सेल, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सेल को वाटर चाहिए होता है क्योंकि ऑस्मोसिस से अंदर बाहर जाता है वाटर, वाटर क्लीन करने में भी काम करता है। न्यूट्रिएंट्स फूड चाहिए, ग्लूकोज, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने देखा था अमीनो एसिड, मिनरल्स, ये सारी चीज चाहिए होती है। तो इसलिए उसको जरूरत होती है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की। कुछ यूजफुल आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बॉडी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अंदर जाने देती है। लेकिन अंदर नहीं जाने देती, डेंजरस केमिकल को रोकने की कोशिश करती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रोकने की कोशिश करती है। जर्म्स, बैक्टीरिया, मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन भी देती है। ओके, और जो अनवांटेड मटेरियल है उनको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, वीआईपी एंट्री देती है भाई, जो हमको जरूरत है हम उसको एंटर कराएंगे, अदरवाइज आप कौन हम नहीं जानते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तगड़ा एटीट्यूड है। ओके, अब हम चलते हैं अपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में गए और लंच ब्रेक हुआ, आपका फ्रेंड समोसे, पिज्जा लेके आया खाने के लिए। उसने अपना लंच खोला, जो उसकी स्मेल है वो उसी तक क्यों नहीं रहती, वो स्मेल पूरे क्लासरूम में कैसे स्प्रेड हो जाती है। डिफ्यूजन क्या करता है? डिफ्यूजन है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, देखो जो बीच में ये ब्लैक कलर की जिसमें व्हाइट स्पॉट्स है, उसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, कुछ को अलाउ कर रहा है, जैसे कि जो ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है, लो में जा रहे हैं ना, वो किसके थ्रू जा रहे हैं, एक मेम्ब्रेन है जिसको हमने क्या नाम दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे कि आपने कभी सोचा है अगर रूम के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करो, यदि नहीं सोचा है ना तो आगे करके देख लेना, तो उसकी स्मेल पूरे रूम में कैसे फैल जाती है। कोई उस स्मेल को देखता नहीं है, फिर भी वो स्प्रेड हो जाती है। इस मैजिकल प्रोसेस को साइंस में कहते हैं डिफ्यूजन। यही ऑस्मोसिस में होता है, यही डिफ्यूजन में होता है। मैम क्या दोनों अलग नहीं है? वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऑस्मोसिस नाम दिया, क्यों डिफ्यूजन नाम दिया है। ओके, अभी हम समझते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पार्टिकल जा रहे हैं। आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट पिज्जा लेके आया, समोसे लेके आया, उसने आपके लंच ब्रेक में लंच ओपन किया और उसकी जो स्मेल थी वो उसके पास ना रहकर पूरे क्लासरूम में स्प्रेड हो गई। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? बताइए मुझे, आपने कभी सोचा था अगर रूम के एक कोने में आपने परफ्यूम स्प्रे किया तो उसकी स्मेल पूरे रूम में कैसे फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। कोई उस स्मेल को देखता तो नहीं है, फिर भी वो स्प्रेड हो जाती है। इस मैजिकल प्रोसेस को साइंस में कहते हैं, क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। किसकी बात कर रहा है? मेटेरियल थिंग्स की बात कर रहा है। ओके, तो डिफ्यूजन हर चीज में होता है, लेकिन एक चीज, इस डिफ्यूजन को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखो हर चीज, हमारी बॉडी, हमारा, आप कोई लैंप यूज कर रहे हो, आप फोन यूज कर, सब चीज में क्या होता है? एटम, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स। हर चीज एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल से बनी होती है और ये पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं। इवन अगर चीज स्टेशनरी लगे तब भी उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स रहते हैं। और मैं इसको और अच्छे से डिटेल में बताती हूं। इमेजिन करो मेट्रो कोच, एक कोच में बहुत भीड़ है, बहुत, दूसरे कोच में ऑलमोस्ट एम्प्टी है।
दो कोच है, दो कोच को इमेजिन करो, एक कोच बिल्कुल मतलब अच्छे से भरा हुआ है, दूसरा कोच ऑलमोस्ट एम्प्टी है, तो लोग ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, क्या उसी कोच में भरे जाएंगे, भीड़ वाले कोच से एम्प्टी कोच में चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, क्यों? बिकॉज ह्यूमंस को कंफर्ट चाहिए होता है। पार्टिकल्स भी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करते हैं। जहां पर ज्यादा भीड़ दिखी वो उस जगह को छोड़कर कहां पर चले जाते हैं, जहां पर उनको कंफर्ट दिखता है। पार्टिकल्स भी तो उनको भी जैसे ह्यूमंस को कंफर्टेबल चाहिए, ऐसे ही पार्टिकल्स को साइंस में कंफर्ट चाहिए होता है। इसी को बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ओके, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from a region of higher concentration to a region of lower concentration. I repeat it again. Movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration is known as diffusion. हम क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर मटेरियल की बात कर रहे हैं। जहां पार्टिकल ज्यादा होते हैं वहां से कम पार्टिकल्स वाली जगह मूव करते हैं, सब जगह इक्वल ना हो जाए। ओके, परफ्यूम को रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे करो, इनिशियली परफ्यूम पार्टिकल्स एक जगह ज्यादा होते हैं, फिर क्या होता है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं, फाइनली स्मेल हर जगह ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। दिस इज द डिफ्यूजन। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। पानी में इंक ड्रॉप डालो। देखो, आप पानी लो, अपने घर भी कर सकते हो ये सारी चीजें। आपने ग्लास में पानी लिया, उसमें इंक डाली, इनिशियली इंक क्या है, कंसंट्रेटेड होती है, लेकिन स्लोली स्लोली पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाती है, मिक्स सी हो जाती है, बिकॉज पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं। Why does diffusion happens? पार्टिकल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इसलिए वो स्प्रेड होने लगती है। इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है। हायर टेम्परेचर तो पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं। ओके, डिफ्यूजन फास्ट होता है। एग्जांपल, हॉट वाटर में इंक जल्दी स्प्रेड हो जाती है। वहीं पर यदि लोअर टेम्परेचर की बात करें तो स्लो मूव करेंगे, डिफ्यूजन स्लो होगा। डिफ्यूजन इन गैसेस देखें तो गैस पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं गैस में, इसलिए गैसेस में डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है। बन गया एक क्वेश्चन, समझ में आया कि डिफ्यूजन हाई टेम्परेचर पर ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर पर ज्यादा होगा, गैसेस में ज्यादा होगा, लिक्विड्स में ज्यादा होगा। क्वेश्चन बन गया है। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि गैस पार्टिकल्स बहुत मूव करते हैं गैसेस में, परफ्यूम स्मेल क्विकली स्प्रेड क्योंकि गैसेस में होता है। लिक्विड पार्टिकल्स थोड़े क्लोज होते हैं, डिफ्यूजन स्लोअर देन गैसेस। एग्जाम्पल, इंक इन वाटर। डिफ्यूजन इन सॉलिड, टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड पार्टिकल, तो सबसे कम सबसे स्लो डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। यदि हम डिफ्यूजन सेल्स में देखते हैं, आज सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल पार्ट है ये, ऑक्सीजन मूवमेंट। देखो, आउटसाइड ऑक्सीजन ज्यादा है, उस सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कम कम होगी इनसाइड सेल, तो ऑक्सीजन जो होगी मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर डिफ्यूज कर जाती है। सेल के अंदर CO2 ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए वो, और आउटसाइड क्या है? कम है, तो उस ऑक्सीजन को इक्वल बैलेंस करने के लिए वो बाहर चली जाती है, डिफ्यूज कर जाती है। तो डिफ्यूजन में क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वैसे भी कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, और कभी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है इसमें? डिफ्यूजन विदाउट मेम्ब्रेन भी होता है, कभी कभी डिफ्यूजन विदाउट मेम्ब्रेन भी होता है। मेम्ब्रेन के थ्रू भी ऑक्सीजन मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करती है। फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, कंसंट्रेशन डिफ्यूजन। देखो, आपको ना समझ में आना चाहिए, फिर हम समझ लेंगे इसको। पूरी डेफिनेशन देखो, पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है डिफ्यूजन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है। लेकिन फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन क्या है? कंसंट्रेशन डिफरेंस, डिफरेंस ज्यादा होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा। टेम्परेचर हाई होगा, पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे। साइज ऑफ पार्टिकल्स भी, यदि जितना स्मॉल पार्टिकल होगा उतना फास्ट मूव करेगा। नेचर ऑफ मीडियम, गैस में ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, सॉलिड में उससे कम होगा। स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, गैस सबसे ज्यादा, लिक्विड उससे कम, और सॉलिड। पार्टिकल्स पार्टी कर रहे हैं, एक रूम ओवर क्राउड। देखो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स ना पार्टी कर रहे हैं और एक रूम में बहुत सारा ओवर क्राउड हो गया है, तो पार्टिकल्स बोले भाई स्पेस नहीं है, चलो दूसरी साइड चलते हैं, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे मेट्रो कोच में एक कोच भर गया, दूसरे कोच में शिफ्ट हुए, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में विदाउट यूजिंग एनर्जी। आप यहाँ पर इसमें इमेज भी देख सकते हो और बना भी सकते हो। एक वेसल लेकर यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल शो कर दो और यहाँ पर कम पार्टिकल शो कर दो, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एरो कर दो, यही आपका डायग्राम बन जाएगा। एक्सटेंसेस ऑफ केसेस, ऑक्सीजन एंटर सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड लीव सेल थ्रू डिफ्यूजन। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम आगे। यहां पर भी देख सकते हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, अकर्स इन गैसेस एंड लिक्विड, सॉलिड में नहीं होगा।
ओके, चले आगे। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर। अब आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? देखो ये ना क्या होता है, ये अलग नहीं है, डिफ्यूजन से हम इसको अलग नहीं कर सकते। जब आती है सिर्फ वाटर की बात, डिफ्यूजन पढ़ रहे हो आप और उसमें आ गई वाटर की बात कि वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। जहां पर आ जाता है वाटर की बात, सेल के अंदर वाटर है, सेल के अंदर वाटर, वाटर का क्या करना है? आना और जाना, एंटीरियर और एग्जिट करानी है, तो उसमें क्या आ गया? ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर। उसमें मेटेरियल्स, तो इसमें क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर से, उसमें क्या है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल से। तो वाटर सेम थिंग है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगी। ऑस्मोसिस अकर्स ओनली थ्रू सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये वाटर में होता है। किस में होता है? वाटर में होता है। डिफ्यूजन में यदि आ जाए कि वाटर बाहर अंदर जा रहा है, बाहर अंदर जा रहा है, ओके, उसमें क्या हो गया? ऑस्मोसिस हो गया। तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस अकर्स ओनली सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल देखो, आपने कभी नोटिस किया है, किशमिश को पानी में डाल दो, डालो तो वो फूल जाती है, और खीरे पर नमक डालो तो उसमें से पानी निकल जाता है। ये मैजिक नहीं, ये भी साइंस है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर फॉर एग्जांपल वाटर मिनरल सेल शेप होती है, और हर सेल के अराउंड होती है सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल है, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, मतलब कुछ चीजें को अलाउ करेगी, कुछ को नहीं, स्पेशली वाटर को पास होने देती है। जहां पर ये सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन वाटर को पास होने देती है, उसी को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। देखिए, ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है। ओके, ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है, और यहां पर सेम कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम में। तो आप यहां पर क्या देख सकते हो कि जो लो हाई कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। आई रिपीट इट अगेन, वाटर वाटर वाटर, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं, थ्रू अ सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। जहां वाटर ज्यादा है वहां से वाटर कम वाली साइड मूव करेगा। वाटर का है तो ऑस्मोसिस है, और सब चीज का है, और रेस्ट ऑफ वाटर तो वो किस में चला गया? डिफ्यूजन में। ओके, सेल मेम्ब्रेन। ज्यादा इनको डिफिकल्ट बनाने की कोशिश मत करो। डिफ्यूजन में मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? ऑस्मोसिस में ओनली वाटर मूव्स। मेम्ब्रेन होना जरूरी है, लेकिन वाटर मूव करेगा। जैसे किसमिस पानी में डाली, आफ्टर सम टाइम वो फूल जाती है, स्वेल हो जाते हैं। आउटसाइड वाटर क्या है? ज्यादा है, इनसाइड वाटर है नहीं, किसमिस में पानी, तो मेम्ब्रेन क्या करेगी? क्रॉस कर देगी उस किसमिस के अंदर, जब तक क्रॉस करेगी जब तक उसकी कैपेसिटी कंप्लीट नहीं हो जाती। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब मैंने खीरे पर भी नमक डाला, उसने पानी कैसे बाहर निकाल दिया? देखा है आपने गोभी में, आपने जब आप कॉलीफ्लावर ये और आप जब शिमला मिर्च और खीरा, इनमें जब नमक डालते तो पानी क्यों ये छोड़ देते हैं? आउटसाइड नमक ज्यादा है, वाटर कंपरेबिलिटी कम है, क्योंकि सॉल्ट ज्यादा हो गया आउटसाइड, तो वाटर क्या हो गया? कंपैरेटिवली कम हो गया। अंदर ज्यादा है इसमें वाटर, तो वाटर क्या करेगा? कम जगह जाने की पसंद करेगा। तो वाटर ज्यादा इनसाइड है तो वाटर बाहर मूव कर देता है थ्रू मेम्ब्रेन, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, ये होते हैं टू टाइप के, एंडो ऑस्मोसिस, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब होता है एंडो मींस एंटर करना, एंटर करना, तो सेल के अंदर आता है पानी, इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। जैसे कि किसमिस का फूल जाना, किसमिस मोटी हो जाती है ना, पानी अंदर चला जाता है। एक्सो एग्जिट करना, वाटर सेल के बाहर जाता है। कब जाता है? जब सॉल्ट ऑन कोकुम्बर, एग्जांपल भी मैं बता रही हूं, सॉल्ट ऑन कोकुम्बर, पानी बाहर गया, सेल के अंदर किसमिस का आप ले सकते हो, तो सेल श्रिंक हो जाता है। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक क्या बात कर रही हूं? हाइपो मींस क्या होता है? वाटर, टॉनिक ज्यादा, आउटसाइड वाटर ज्यादा है, आउटसाइड वाटर ज्यादा है, तो वाटर एंटर करेगा सेल में, उस सेल के बाहर पानी ज्यादा है, इस सेल के बाहर पानी ज्यादा है, तो पानी एंटर करेगा सेल में। तो एग्जांपल लिख लेना, जैसे किसमिस स्वेल हो जाती है तो सेल क्या हो जाएगी? स्वेल। आउटसाइड सॉल्यूशन हैज मोर वाटर लेस सॉल्यूट, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? वाटर एंटर सेल, तो एंटर क्या कर, सेल क्या कर जाएगी? स्वेल कर जाएगी। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, क्या? किसमिस को हमने जब पानी में मिलाया है ना, तो जो किसमिस की रेजिन थी वो क्या हो गई? स्वेल हो गई है। सेकंड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो मैंने इस लेक्चर में करा दिया ना, उससे बाहर कुछ नहीं आना, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आउटसाइड सोल्ट ज्यादा है,
आउटसाइड सोल्ट ज्यादा है, तो क्या हुआ, वाटर क्या हुआ, लीव कर गया सेल को, क्योंकि अंदर वाटर ज्यादा था, आउटसाइड सोल्ट ज्यादा है। अभी वाटर अंदर ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ लीव करेगा, जैसे सॉल्टेड कुकुम्बर, सॉल्टेड केवेज, ये सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो सेल क्या कर जाएगी, इसमें श्रिंक कर जाएगी। आउटसाइड सॉल्यूशन हैज लेस वाटर, मोर सॉल्यूट, रिजल्ट वाटर लीव सेल, तो वो क्या कर जाएगी, श्रिंक। ओके, थर्ड आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर इनसाइड और आउटसाइड इक्वल कंसंट्रेशन होता है, इक्वल कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, रिजल्ट नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई मूवमेंट नहीं होगा, जो सेल है वो कैसी रहेगी, रिमेन रहेगी, जिसे फ्लैसिड, क्या हो गया, फ्लैसिड। ओके, अब चलते हैं हम आगे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक्स एंड रिंकल्स, हाइपरटोनिक में क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, और आइसोटोनिक में जैसी सेल थी ऐसी ही रहेगी, फंक्शनिंग सेल ऑफ नॉर्मल साइज। ओके, ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल, वाटर एंटर्स प्लांट सेल, वैक्यूल एक्सपांड, वैक्यूल मैंने बताया था सेल के अंदर होता है, सेल बिकम्स टर्जिड, सेल वॉल प्रिवेंट बर्स्टिंग। ओके, ये बस आपको यही याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो क्या होता है, ऑस्मोसिस इन प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स रूट जो होती है सोइल से वाटर एब्सॉर्ब करती हैं। हाउ, ऑस्मोसिस के थ्रू। रूट हेयर्स में वाटर कंसंट्रेशन कम होती है, जो रूट हेयर है ना उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम होती है, तो सोइल क्या करती है, सोइल से वाटर रूट्स में चला जाता है, क्या हुआ, ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस इन ह्यूमंस भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में, कहां पर हो सकता है, इंटेस्टाइन में वाटर एब्सॉर्ब होता है, किडनीज में वाटर बैलेंस मेंटेन होता है, ऑल ड्यू टू ऑस्मोसिस। इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्सॉर्ब होता है, किडनीज में वाटर बैलेंस मेंटेन करना होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑस्मोसिस, कंसंट्रेशन डिफरेंसेस, डिफरेंस ज्यादा, ऑस्मोसिस फास्ट, जैसे डिफ्यूजन में हुआ था ऐसे इसमें होगा, लेकिन इसमें क्या है, वाटर का है, टेम्परेचर ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल फास्ट मूव, कंपैरिजन कर लेना, मेम्ब्रेन नेचर, मेम्ब्रेन कितनी परमिएबल है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ओनली वाटर मूव्स, मेम्ब्रेन नेसेसरी होती है, वाटर कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, और स्पेशल केस है डिफ्यूजन। स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि है तो डिफ्यूजन ही, लेकिन उसमें वाटर आ गया, इसलिए उसको ऑस्मोसिस बोल दिया है। एनी पार्टिकल्स मूव्स, मेम्ब्रेन ऑप्शनल, पार्टिकल कंसंट्रेशन डिफरेंस और जनरल प्रोसेस। ओके, ऑस्मोसिस मींस काट वर्ड, ऑस्मो ओनली वाटर मूव्स, एंडो एंटर, एक्सो एग्जिट, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, एट द एंड ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। हर सेल के सर्वाइवल के लिए वाटर बैलेंस जरूरी है, और इस बैलेंस को मेंटेन करता है ऑस्मोसिस वाटर को। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, और ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। बोथ आर पैसिव प्रोसेस, ऑस्मोसिस अकर्स थ्रू सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट है। देखो, सोचिए अगर सेल को कोई बड़ा फूड पार्टिकल्स खाना हो, सेल को कोई बड़ा फूड पार्टिकल खाना हो, लेकिन वो पार्टिकल मेम्ब्रेन से पास ही ना हो पाए। सुनो, सोचिए अगर किसी सेल को बड़ा फूड पार्टिकल खाना हो और वो पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से पास ही ना हो पाए, तब सेल क्या करेगी, बताइए, सोचिए। सेल अपनी मेम्ब्रेन का यूज करके उस पार्टिकल को अंदर निकल लेती है, मतलब क्या कर लेती है, स्वेलो कर लेती है। इस सुपर पावर को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। कैसे, अब क्या करती है सेल, मेम्ब्रेन तो अलाउ नहीं कर रही इतने बड़े पार्टिकल, सेल खुद ही क्या कर रही है, वो अपने अंदर इनको क्या कर रही है, सेलो कर रही है, निकाल रही है ना, ऐसे इसने किया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। कैसे, सेल अपनी मेम्ब्रेन का यूज करके उस पार्टिकल को अंदर सेलो कर जाती है, निकल जाती है, इस सुपर पावर को कहते हैं एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नहीं चाह रही है कि मैं जाऊं, तो वो फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। सराउंड पार्टिकल्स फॉर्म एक वेसल इनसाइड सेल। कैसा, आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे ना, ये गोल गोल सा यहां पर बना हुआ है, ये वाला यहां पर ये बना दिया इन्होंने, ये क्या है, ये पूरी ये 2 लेयर्स में ना, ऊपर नीचे, इसी को तो बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या कर दिया, अंदर की तरफ क्या कर दिया, एक वेसल बना दिया इस टाइप का। अब सेल ने क्या सोचा, मैं इसके अंदर ले जाता, तो ये क्या करता है, एक वेसल बनाया, वेसल। अब सेल क्या सोचता है, बिना कंसल्ट के फटाफट से उसको निकल गया, सेलो कर लिया। ओके, सबसे बेसिक पहला आइडिया, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ गेटकीपर नहीं होती, कभी कभी ये पैकिंग भी करती है, कुछ चीजें अंदर लेने के लिए, कुछ बाहर भेजने के लिए। एंडोसाइटोसिस क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फोल्ड होकर किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर लेना,
मतलब डायरेक्टली नहीं लेना, वो अपने आप को फोल्ड करेगी, फोल्ड कर कर एक वेसल बनाएगी, वेसल के थ्रू अंदर लेगी। एग्जाम्पल, जब अमीबा फीडिंग करता है तो इसे के थ्रू करता है, एंडोसाइटोसिस से ही। अमीबा इनकल्स फूड पार्टिकल्स बाय एंडोसाइटोसिस। इसी को क्या बोलते हैं, देखो, दिस टाइप इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। जब सेल खाती है तो इसको बोल देते हैं फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंस क्यों है, एंडोसाइटोसिस टेकिंग फूड इनटेक ऑफ लार्ज पार्टिकल, डिफेंस मैकेनिज्म, सबका काम यही करते हैं। ओके, बस आपको क्या याद रखना है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जब बड़ा पार्टिकल सेल खाना चाहती है तो वो उनको जो सेल मेम्ब्रेन है अपने आप को फोल्ड करके स्वेलो कर जाती है, इनकल्फ कर जाती है। ओके, अब आते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। अब वो जो बड़ा पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स को एंडोमीन्स एंटर ले गया। सेल एक अमीबा है, सेल एक अमीबा है और फूड पार्टिकल्स एक बर्गर। देखिए, इमेजिन करो, सेल एक अमीबा है और फूड पार्टिकल्स क्या है, बर्गर है। अमीबा क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करता है, बर्गर को सराउंड करता है और अंदर पैक कर लेता है। इसी को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। जैसे कि फूड पार्टिकल आउटसाइड होता है, सेल मेम्ब्रेन उसके सराउंड बेंड होती है, मेम्ब्रेन उस पार्टिकल को सराउंड कर लेती है, एक स्मॉल वेसल बना जाती है सेल के, और वो जो फूड है वो सेल के अंदर आ जाता है। लार्ज पार्टिकल्स भी एंटर कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बन गया है कि लार्ज पार्टिकल एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो नॉर्मली मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते। ओके, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, समझ में आ गया। फेगो मीन्स होता है ईटिंग, खाना। फेगो मीन्स ओके, सेल सॉलिड पार्टिकल को ईट करता है सेल। और एग्जाम्पल, अमीबा फूड खाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को खा जाते हैं सेल का डिनर टाइम। एक होता है फेगो हो गया ईटिंग, पिनोसाइटोसिस होता है ड्रिंकिंग, सेल लिक्विड, मतलब सेल जब खाता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, जब लिक्विड ड्रिंक करता है उसको बोलते हैं हम पिनोसाइटोसिस ड्रिंकिंग। सेल लिक्विड को लेता है, सेल फ्लूइड ड्रिपलेट्स को एब्जॉर्ब करता है, सेल जूस भी पीता है। तो फेगो भी करता है, ईट खाना भी खाता है और पीता भी है। अब आते हैं एक्सोसाइटोसिस पर। सेल के अंदर की सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर रिलीज करना, जो उसने अंदर लिया इतना बड़ा पार्टिकल, उसको रिलीज करना, बाहर निकालना, एग्जिट देना, उसको बोलते हैं साइटोसिस। ओके, उसको क्या बोलते हैं, साइटोसिस। इमेज करो, सेल एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, उसने खाया, प्रोडक्ट बनाया। अब डिलीवरी क्या करेगा, ट्रक करेगा। तो ट्रक आया, फैक्ट्री प्रोडक्ट बाहर भेज देती है, उसको भी हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। सेल के अंदर वेसिल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, वेसिल होता है, वेसिल मेम्ब्रेन के पास होता है, वेसिल मेम्ब्रेन में फंस जाता है और मटेरियल आउटसाइड रिलीज हो जाता है। समझ में आया, आउटसाइड रिलीज। तो एंडो मींस एंटर कराना, एक्सो मींस उन पार्टिकल्स को बाहर कराना। एग्जांपल्स क्या है एक्सोसाइटोसिस के, एक्सो, इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, हार्मोन्स रिलीज करना, जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो एक्सोसाइटोसिस का एग्जांपल होता है। एंजाइम रिलीज करना, ओके, न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको रिलीज करना और वेस्ट रिमूवल करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोसेस बाय विच मटेरियल्स आर रिलीज्ड आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। प्रोसेस वेसल स्कैनिंग अभी समझाया था, वेसल्स अंदर हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं, और वो फंस गए तो वो मटेरियल बाहर चला जाता है। सब्सटेंसेस मूव टू मेम्ब्रेन, वेसल स्कैनिंग, सब्सटेंसेस मूव टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ओपन आउटवर्ड और मटेरियल्स रिलीज आउटवर्ड, जो आउटवर्ड हो जाता है आउटसाइड। एक्सोसाइटोसिस हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए, एक्सोसाइटोसिस हो या एंडोसाइटोसिस हो, दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्या हो गए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी नीडेड, नो एटीपी नीडेड। लेकिन हमारे एंडो एक्सोसाइटोसिस में एनर्जी नीडेड, एटीपी नीडेड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। एंडोसाइटोसिस इनटेक करता है, एक्सोसाइटोसिस रिलीज करता है। ओके, एंडो मींस आप यहां पर देखिए कैसे क्या इन्होंने, एक्सो है ये, एंडो है, यहां पर कोई पार्टिकल है ये देखिए आप यहाँ पे, और डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये क्या है, आपका पार्टिकल है। अब जो सेल है वो उसको खाना चाहती है। अभी क्या किया, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो अपने आप को फोल्ड कर लेती है, इस टाइप से फोल्ड किए, इसी को नाम दिया है वेसल। इसको क्या बोलते हैं, वेसल। अब ये फूड आया इसके अंदर, अब जैसे जैसे ये फूड फोल्ड करती जाएगी ऐसे, तो वो जो ये पार्टिकल है ये इससे अलग हो जाएगा बिल्कुल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या हो गया आपका पार्टिकल, और ये फिर जुड़ जाएगी इसके साथ। यही होता है, इसका काम ऐसे ही होता है मेम्ब्रेन का। अंदर आ गई, अब ये अंदर उसने काम क्या, फंक्शंस किया, अब इसको बाहर निकालना है, मतलब इसको एग्जिट करानी है। तो उसने क्या किया, फिर वो शुरू से उस मेम्ब्रेन के पास आएगी, ऐसे यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, पूरी चारों तरफ होती है ना मेम्ब्रेन, उसके पास गई, उसने फिर यहाँ पर फूड आया, फूड वो इतना बड़ा फूड हो गया कि वो फिर उससे अलग होकर ऐसे बाहर भेज देगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मा में आया, साइटोप्लाज्मा से फिर वो बाहर चला गया। ऐसे प्रोसेस चलता है एंडो और एक्सोसाइटोसिस में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, डाउट है तो कमेंट कर देना। ओके, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, सब्सटेंसेस अंदर आता है, एक्सो में सब्सटेंसेस बाहर जाता है। एंडो एंटर, एक्सो एग्जिट। मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्ड होती है और वेसल मेम्ब्रेन
किसमें, एक्सो में जो वो है बेसल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, हट जाता है, टूट जाता है। एंडोसाइटोसिस में इनटेक प्रोसेस हुआ, एक्सो में रिलीज हुआ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनर्जी लगती है इसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना एंड और एक्सो, तो इसमें एनर्जी लगेगी। हम एट द एंड क्या बोल सकते हैं, सेल सिर्फ लिविंग स्ट्रक्चर नहीं, ये एक इंटेलिजेंट फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो चीज अंदर भी लेता है और बाहर भी भेजता है। अब आता है आपका एक और टॉपिक, प्रोटोप्लाज्मा। अब ये हम करेंगे सेकंड पार्ट में, प्रोटोप्लाज्मा सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर आपको कल प्रोटोप्लाज्मा से स्टार्ट कंप्लीट वीडियो मिलेगी। थोड़ा सा रह रहा है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्मा रह गया, इसका कंपोजिशन प्लाज्मोलिसिस रह गया है, फिर उसके बाद आपका एक दो न्यूक्लियस रह गया है, न्यूक्लियस के बाद आपका डिस्कस करेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस में ही आता है। और क्रोमोसोम्स हो गए, रह गए हैं, जीन्स रह गए हैं, और डीएनए रह गया है। डीएनए के बाद एक दो टॉपिक होंगे, ये वो है क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन। ओके, ये वो है क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करेंगे और सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनल्स में ईआर आता है, जिसको हम एंडो रेटिकुलम बोलते हैं। गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। मतलब आप देखिए सारा चैप्टर आपको कितनी डिटेल में मिलेगा। सेल से क्या होती है, वो सारा वैक्यूल क्या होता है, मेम्ब्रेन का खेल यहाँ पर आपको खत्म ये चैप्टर। ओके, कैसे ये नॉर्मल सेल्स कैसे मूव करती है और जो कैंसरस सेल है वो कैसे मूव करती है, सेल डिवीजन क्या होता है, मिटोसिस में। देखो हम ना ज्यादा नहीं करेंगे, चाहे हम इसके ऊपर 3 वीडियोस 3 पार्ट्स ले, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। और थैंक यू, फिर मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में, और हुआ तो पार्ट थर्ड भी लेके आएंगे, लेकिन हम इन सारे जो भी टॉपिक्स हैं इनको डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।